हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। मैं प्रिंस कुमार शर्मा आप सबका पाथ आईएएस एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसीएफ, वो भी पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो ये उसी सीरीज में आपका अगला वीडियो होने वाला है। तो आज की जो बेसिकली क्वेश्चंस होंगे इनके लेवल प्रीवियस वीडियो से थोड़े से हाई होंगे, जो कि जनरली एसीएफ में आप उम्मीद भी कर सकते हैं कि बायोलॉजी के क्वेश्चन थोड़े से जो है डीपली जो है पूछे जाते हैं। तो आज के क्वेश्चन आपको उसी लेवल से मैच करते हुए दिखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर जब हम देखते हैं तो ये डिसीज से प्रॉब्लम है। तो पहले तो आपको याद रखना है कि आप देख रहे हैं कि जो है कोरोना के कारण से डिसीज वाले जो है सेक्शन जो है ज़्यादा हाईलाइटेड है। और अगर अभी आप अगर रेलवे के पेपर को भी ध्यान दें तो लगातार हर उसके पेपर में, एनटीपीसी के पेपर में आपको एक क्वेश्चन वहाँ पर जो है डिसीज़ का आ ही रहा है। मतलब आप जो भी एग्जाम की बात करें अभी डिसीज़ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए डिसीज़ को आपको जो है थोड़ा सा कवर कर लेना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन आपका है मैच द फॉलोइंग डिसीज विद द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मतलब इसमें आपको बताना है कौन सी जो है रोग जो है किन कारणों के कारण से होती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं टाइफाइड, उसके सामने लिखा है वुचेरिया, न्यूमोनिया, प्लाज्मोडियम, फाइलेरिसिस, सल्मोनेला और मलेरिया लिखा हुआ है हेमोफिलिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर हेमियोफिलस, ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं और आप इसको मैच करना है कि इनमें से कौन सा डिसीज कौन से कॉज के कारण से होता है। और आपको यहाँ पर कुछ कूट या कोड दिए हुए हैं। तो आई होप आपने अगर पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए हम इसके आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, तो कुछ चीज़ें तो आप आसानी से यहाँ पर जो है लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया के बारे में तो आप सबको पता ही होना ही चाहिए, प्लाज्मोडियम उसका होता है। मतलब डी का जो ऑप्शन है वो सेकेंड तो होगा ही होगा। यहाँ से आप जो देख सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें ऑप्शन में तो डी का फोर्थ, सेकेंड, फोर्थ और थर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। और डी का सेकेंड, मतलब एक ही चीज़ अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप आसानी से जो है आसानी से लगा सकते हैं। तो कई बार आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है लेकिन उनमें से कुछ एक दो भी चीज़ें पता है तो आप ऑप्शंस देखकर एलिमिनेशन करके जो है आप आसानी से उत्तर को जो है वहां पर देख सकते हैं। तो इसका अगर आंसर डिटेल में हम देखें तो टाइफाइड जो है वो बेसिकली किसके कारण से होता है, सल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। न्यूमोनिया जो है वो बेसिकली हीमोफिलस न्यूमोनिया, उसका आधा नाम को इस्तेमाल किया था पेपर में। अभी क्वेश्चन में हम देखें फाइलेरिसिस जो है बेसिकली वो वुचेरिया जो है बैंक्रॉफ्टी के द्वारा होता है। और मलेरिया आखिरी में प्लाज्मोडियम के द्वारा जो है होता है, जो कि बेसिकली प्रोटोजोआ के नाम से भी हम उसको जानते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है आंसर सेकंड इसका जो है सही है। तो आपको इस सब नहीं भी मालूम था, अगर मलेरिया भी आपको मालूम था तो आसानी से आपको जो है आंसर यहाँ पर मिल जाता। तो कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, पूरा यहाँ पर आपको उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। आगे हम बढ़ते हैं और हमारे सेकंड क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग G1 फेज, जिसको हम गैप 1 ऑफ द इंटरफेस बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली आपके सेल डिवीजन या सेल साइकिल से ये क्वेश्चन है। ठीक है, सेल डिवीजन या सेल डिवीजन की जो साइकिल है उससे ये क्वेश्चन है। अब ये जो सेक्शन है ना, ये बायोलॉजी का भी पार्ट है और एग्रीकल्चर में भी, क्योंकि ये सेल साइकिल प्लांट में होता है तो उसका भी पार्ट है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर एज वेल एज बायोलॉजी दोनों के सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। कोशिका विभाजन संबंधित ये सवाल है। तो इसका आंसर आपको तभी मालूम होगा जब आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये कोर बायोलॉजी का सेक्शन है। जब तक आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे आप इसके आंसर को नहीं लगा पाएंगे। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप इसके आंसर को जो है लगा पाएंगे। चलिए इसके आंसर को हम देखते हैं कि G1 फेज में क्या होता है। ऑप्शंस आपको क्या क्या दिए हुए हैं, डीएनए सिंथेसिस और रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो पिछले साल के अगर प्रीवियस वाले जो एसीएफ में अगर देखेंगे तो इसी से एक क्वेश्चन पूछा था कि डीएनए सिंथेसिस कौन से फेज में होता है, ऐसा करके एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो हम लेकिन क्या पूछ रहे हैं, G1 फेज में इनमें से कौन सा प्रोसेस होता है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल्स कंपोनेंट टेक्स प्लेस। और तीसरा ऑप्शन दिया है सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रिप्लिकेट्स इट्स डीएनए। और लास्ट में आपको दिया है न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस। इतने सारे जो है आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें जो इसका सही आंसर होगा उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो G1 फेज जो होता है वो इंटरफेज का, उसमें बहुत सारे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता है। डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनल्स, सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम्स एटसेट्रा एज प्रिपरेशन फॉर द सिंथेसिस
फेज एंड सिंथेसिस फेज एंड सेल डिवीजन, मतलब जो अगले फेज में होने वाला है क्या, सिंथेसिस डीएनए का, उसके लिए प्रिपरेशन यहां पर होती है। और उसका जो है आप यहां पर देख पाएंगे कि इट इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव बट डीएनए रिप्लिकेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन दिस फेज, मतलब जीवन में वो मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली क्या होगा, एक्टिव होगा, उपापचयी तौर पर वो सक्रिय होगा, और साथ ही साथ इसमें डीएनए रिप्लिकेशन इसमें नहीं होगा। डीएनए रिप्लिकेशन तो एस फेज में होता है, जो आपको प्रीवियस जो है एसीएफ के पेपर में पूछा ही गया था। अब यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये मेटाबॉलिकली जो है ये सेल क्या है, एक्टिव है, ठीक है, और इसका डीएनए रिप्लिकेट नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आप थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन, ये बहुत कोर बायोलॉजी के क्वेश्चन है, ये आपके जो है अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा है तो ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, तो इसके लिए आपको उस लेवल में प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फ्रॉम, दो बार हो गया है, फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग इज, मतलब यहां पर सिंपल सवाल है कि जो भी वाटर का लॉस होता है वो वाटर का लॉस दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है, और सबको अलग अलग उसके कारण जो होते हैं वो अलग अलग हैं और उसके नाम अलग अलग हैं। तो यहां पर आपको पूछा है कब, नाइट में पूछा है या फिर अर्ली मॉर्निंग में पूछा है, आपको दिन में नहीं पूछा है। और उसके फिर आपको क्या पूछा है कि कौन सा प्रोसेस, कौन सी प्रक्रिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला ऑप्शन ट्रांसपिरेशन, जिसको हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है रूट प्रेशर, जो रूट का दाब होता है, जिसको हम जड़ का दाब बोल सकते हैं, मूल दाब भी बोलते हैं। इम्बिशन एक ऑप्शन है, और एक है प्लाज्मोलिसिस। इम्बिशन जो है वुडी प्लांट्स में होता है, प्लाज्मोलिसिस जनरली जो है एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर का जो है एंटर कर जाता है प्लांट के सेल में, उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस से प्लाज्मोलिसिस जो है बेसिकली उसको प्रोसेस को हम बोलते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर में से ही कोई एक ऑप्शन होगा यहां पर से। तो इसमें अगर हम बात करें वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है, वाष्पित होकर जो है अगर वाटर लॉस होगा तो वो दिन में होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, लेकिन यहां पर पूछा है नाइट और अर्ली मॉर्निंग, तो यहां पर क्या होगा, इसका रूट प्रेशर इसका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं रूट प्रेशर रिजल्ट इन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इन हर्बिसियस प्लांट्स लाइक ग्रासेस ड्यूरिंग नाइट and early morning of the winter as the rate of transpiration is low। उस टाइम पे rate of transpiration क्या होता है, लो होता है, while the amount of water absorbed by the roots is greater। तो ये कारण है कि रूट प्रेशर जो है इसका क्या होगा, आंसर होगा सही, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट का जो टॉपिक है वहां से सीधे तौर पे ये क्वेश्चन उठा हुआ है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बीटी पे क्वेश्चन, ये बीटी कॉटन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक जीन, विषाक्त जीन का जो है यहां पर इंट्रोडक्शन किया गया था ऑफ बेसिलस थोरेंजेनेसिस। बीटी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। इज रेजिस्टेंट टू, तो वो किसके प्रति जो है प्रतिरोधकता दिखाता है बीटी की अगर हम बात करें तो। यहां ऑप्शंस दिए हुए हैं, इंसेक्ट पेस्ट्स, फंगल डिसीज, प्लांट नेमाटोड्स और इंसेक्ट प्रीडेटर्स। तो इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, इंसेक्ट पेस्ट। तो यहां पर थोड़ा देख लेते हैं, बेसिलस थेरेंजेनेसिस बीटी जो क्रॉप्स होता है, जैसे कि बीटी कॉटन की हम बात करते हैं, आर प्लांट्स जेनेटिकली इंजीनियर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स ये होते हैं, ठीक है। बेसिकली किसका इस्तेमाल करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके हम इन प्लांट को तैयार करते हैं। उसमें एक होता है सॉइल बैक्टीरिया, जिसी को हम क्या बोल रहे हैं, बेसिलस थेरेंजेनेसिस बोल रहे हैं। उसके जीन को हम क्या करते हैं, प्लांट के जीन में एंटर कराते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जो इंसेक्ट और पेस्ट के जो है खिलाफ काम करता है, उसके विरुद्ध काम करता है, उसके लिए क्या होता है, वो रेजिस्टेंट होता है। तो इसलिए हम जो बोल रहे हैं कि इसका जो है आंसर क्या होगा, इंसेक्ट एंड पेस्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बीटी कॉटन जो है कमर्शियल तौर पर उगाने वाला जो है हमारा क्या है, बेसिकली क्रॉप है। आगे हम बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव पाचन तंत्र से क्वेश्चन पूछा है, इसमें उसके स्ट्रक्चर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है। इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। पहले ही यहां पर अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा ऑप्शन पता है, सेरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, इनर मोस्ट नहीं होता है, आउटर मोस्ट होता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। इलियम इज हाईली क्वाइल्ड पार्ट, तो हाईली क्वाइल्ड पार्ट होता है, मतलब ये सही है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम डूडेनम, नहीं, डूडेनम नहीं होता है, सीकम से वो अराइज होता है, तो ये सीधा जो है
सीधे तौर पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट है उसके डिटेल से ये क्वेश्चन है। अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे तो ये फिर आपको नहीं बनेगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा और डीप में उसको जो है जाकर पढ़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये रहा एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सेरोसा जो है वो आउटर मोस्ट होता है, इलियम हाईली कॉइल्ड है, तो वो सही आंसर होगा। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है हमारे शरीर में, इसका उपयोग अब नहीं होता है, तो उसको किससे वो डेवलप होकर आया है, सीकम से, ठीक है। इसके बाद इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन का तो खुद हिस्सा होता है, तो वहां कैसे ओपन होगा, ठीक है। तो इस बात को आपको यहाँ पर जो है पूछा गया था कि इनमें से क्या सही है, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन फिर से सेल डिवीजन से है, ठीक है। देखिए कोशिका जो विभाजन होता है, सेल साइकिल जो होता है, उसमें दो प्रकार के विभाजन होते हैं, एक समसूत्री और अर्धसूत्री। तो उनमें से जो है एक क्वेश्चन यहाँ पर फिर से पूछा गया है कि मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू मियोसिस, यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन का ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके डिफरेंट फेजेस आपको दिए हुए हैं, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेस। इसको आपको जो है यहाँ पर उनमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, टर्मिनलाइजेशन किसमें होता है, काइस्मेटा फॉर्मेशन किसमें होता है, क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है, सिनेप्सिस किसमें होता है, इन ऑप्शंस को आपको जो है इसमें मैच करना है। तो इसके आंसर में आपको यहाँ कोड दिए गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत डीप बायोलॉजी, कोर बायोलॉजी से क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़े होंगे तभी बना पाएंगे, नहीं तो जो है इतनी आसानी से क्वेश्चन को नहीं बना सकते। हालांकि अगर थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो ऑप्शन के थ्रू आप जो है एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इस टॉपिक का आइडिया होना जरूरी है, ठीक है। और जनरली यहाँ से क्वेश्चन 2 जगह से पूछ सकते हैं, मैं ऐसे ही बोला आपको, एग्रीकल्चर के सेक्शन से और एज वेल एज बायोलॉजी से। तो सेल डिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सेल का जो टॉपिक है इसको जरूर पढ़ना चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे हम इसके आंसर को और बढ़ते हैं। तो देखिए सीधे तौर पर जाइगोटिन का संबंध जो है वो किससे है, सिनेप्सिस से है। पैकेटिन का संबंध जो है वो किससे है, क्रॉसिंग ओवर से है। डिप्लोटिन का जो संबंध है वो बेसिकली काइस्मेटा के फॉर्मेशन से है, और डाइकाइनेस का संबंध जो है टर्मिनलाइजेशन से है। तो ये सीधे तौर पे मैंने आपको हाईलाइट करके यहाँ पर दे दिया है। बाकी प्रोसेस को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको हम यहाँ पर नहीं समझते, इसको तो हमको क्लास में समझना होगा बहुत, क्योंकि बड़ा टॉपिक होता है, बहुत वाइड टॉपिक होता है, और बहुत डिटेल में इसको समझना पड़ता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन अंदर से भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है क्लासेस की वीडियो जो है देखने पड़ेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसको यहाँ से जो है मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जाइगोटिन का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, जाइगोटिन के लिए आपका आ रहा है सिनेप्सिस, मतलब ए का जो है 4th ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। मतलब कौन सा आंसर सही है आपका, सेकंड। देखिए मैंने आपको बोला था कि कोई एक भी अगर आपको मालूम है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जाइगोटिन भी अगर आपको मालूम होता कि इसका सिनेप्सिस आंसर है, तो ए का 4th केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी किसी में नहीं दिया है। तो सीधे तौर पे अगर जाइगोटिन अगर पता है कि इसका सिनेप्सिस है, तो आप सीधे तौर पे इसको लगा के आगे बढ़ जाएंगे, आपको बाकी तो पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, तुरंत आपका ये जो है 5 सेकंड में आपने इसका आंसर ऑलरेडी निकाल लेना है। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following hormone level will cause release of ovum, मतलब ओव्यूलेशन, अर्थात अंडोत्सर्ग जो होता है, जो ओवा का रिलीजन होता है, रिलीज होता है, वो किस हार्मोन के लेवल के कारण से होता है, और वो कहां से निकलता है, ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने से, ठीक है। ग्राफियन पुटिका जिसको हम बोलते हैं, जब वो फट जाती है तो उससे ओवल्यूशन फिर जो है होना शुरू होता है। यहां पर जो है ये क्वेश्चन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अर्थात जो महिलाओं का जो है जनन अंग है, उससे ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच और लो कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन जो है इसका सही ऑप्शन होगा। तो बेसिकली ये जो है ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो ग्राफ होता है, जो आप एनसीईआरटी में जिन्होंने पढ़ा होगा या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें ग्राफ देता है। उस ग्राफ में हर एक हार्मोन का लेवल के हिसाब से कौन सी स्टेजेस में कौन सी प्रक्रिया होती है, और कब कौन सा हार्मोन हाई होता है और लो होता है उन प्रोसेसेस में, उसके बारे में वहां पर बताया गया, जो हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया है। तो वहां से आप यह आंसर जो है आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। यहां पर भी डिसीज से क्वेश्चन कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन है गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स। दूसरा ऑप्शन है गोनोरिया, मलेरिया, जेनिटल हर्प्स।
तीसरा ऑप्शन है एड्स, मलेरिया, फाइलेरिया, और चौथा ऑप्शन है कैंसर, एड्स, सिफिलिस। तो मलेरिया तो फैलता ही नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन ऑलरेडी कैंसिल हो गए। और इसके बाद कैंसर भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, तो सीधे तौर पे आपने बाकी को पढ़ा ही नहीं, आपने देखा कि कौन से नहीं है, आपको पूछा गया कौन से हैं, आपने देखा कौन से नहीं है और उसमें खोज लिया आपने, तो सीधे तौर पर आपको क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर 1 आंसर के रूप में आपको यहाँ पर दिख गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में, जो कि बेसिकली सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू जो है 1% टू अनदर पर्सन क्या होता है, फैल सकता है। तो उसमें कौन कौन सा जो है, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्ब्स और इसके अलावा एड्स, ये 4 जो है प्रॉब्लम होती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं, उनमें से ये 3 ऑप्शन एक साथ दिए गए हैं किसमें, आपके इस ऑप्शन में। ठीक है, बाकी में तो कोई दूसरे डिसीज को भी एंटर करा दिया गया है, तो वो ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे, फिर गलत हो जाएंगे। देखिए ये और ये हैं, देखिए मलेरिया नहीं है ना, तो ये ऑप्शन जो है उसके लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर which were similar except in one character with contrasting traits। यहाँ इस क्वेश्चन में मेंडल के एक्सपेरिमेंट, मतलब आपको यहाँ जेनेटिक और इवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वेरिएशन एंड इवोल्यूशन से पूछा गया है। तो मेंडल, जिसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, तो उन्होंने जो है बेसिकली यहाँ पर क्या पूछा है उनके द्वारा, कि उन्होंने जब जो है स्टडी की जेनेटिक्स पे, तो उन्होंने कितने जो है प्लांट को जो है उन्होंने गार्डन पी, मतलब मटर के दानों वाले जो प्लांट है उस पर उन्होंने स्टडी की थी, तो कितना लिया गया था। तो यहाँ पूछा गया है कि हाउ मच डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विथ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। तो यहाँ पर आपको जो है पूछा गया है कितने प्लांट्स, तो आंसर तो होगा 14 इसका। क्यों 14 होगा, क्योंकि देखो पेयर अगर दिया रहेगा तो ऑप्शन में आपको 7 दिया रहेगा, अगर उसकी संख्या दी रहेगी तो 14 दिया रहेगा। तो या तो आपको 7 देखना है और या तो आपको 14 देखना है। ठीक है, तो यहां पर आपको 14 दिया हुआ है, तो इसका आंसर कितना होगा, 14 यहां पर होगा। इसको आपको ध्यान रखना है, 7 पेयर ऑफ प्लांट्स उन्होंने लिया था या 14 प्लांट्स लिया था, 7 जोड़े या 14 उनकी संख्या होगी। ठीक है, इसको आपको यहां पर ध्यान में रखना है। नाउ आगे हम बढ़ते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन रिफर्स टू द प्लांट दैट हैज अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये पूरे प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो उनके इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 14 टू ब्रीडिंग जो है पी प्लांट की वैरायटीज जो ली थी एज ए पेयर विच वेयर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर द वन कैरेक्टर विथ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 इसका जो है आंसर हो जाएगा। नाउ आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ, सीधे तौर पर डाइजेस्टिव एंजाइम से क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव प्रोसेस से क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो है किसको कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, केसिनोजन को केसिन में या पेप्सिनोजन को पेप्सिन में। तो अगर आपको पता होगा कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है, इसको एक्टिव करने का काम तो बेसिकली HCl करता है, स्टमक में ये काम होता है। ठीक है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्जन ये नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे इसका जो आंसर है वो क्या है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। तो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम पाया कहाँ जाता है, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, अग्नाशय के द्वारा, जिसको हम पैनक्रियास बोलते हैं। पैनक्रियास ट्रिप्सिनोजन एंजाइम को रिलीज करता है और इंट्रोकाइनेज उस ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करता है और एक्टिव फॉर्म में वो ट्रिप्सिनोजन में क्या करता है, बदल देता है। तो ये डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया है, सीधे तौर पे ऊपर से ये क्वेश्चन नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं द एंजाइम इंट्रोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, ये यहां पर और यहां पर दिखा हुआ है इंटेस्टिनल ग्लैंड। ठीक है, ये आपको यहां रखना है, मतलब ये जो बेसिकली सिक्रेट होता है इंट्रोकाइनेज, ये कहां से सिक्रेट होता है, आपके इंटेस्टिनल ग्लैंड से, मतलब आपके जो आंत की जो ग्रंथियां होती है वहां से रिलीज होता है। और आपका ट्रिप्सिनोजन रिलीज होता है बेसिकली कहां से, आपके हम बोल सकते हैं पेनक्रियास से, उसको ये रिलीज ये यहां पर से करेगा। ठीक है, मतलब उसको एक्टिव करेगा ट्रिप्सिन के फॉर्म में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वाटर हेसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय, मतलब वाटर हेसिंथ जलकुंभी का जो पौधा है और लिली जो प्लांट होता है वाटर का, इनमें
उसके परागण की प्रक्रिया किनके द्वारा होती है, ठीक है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर किसके द्वारा होता है, परागकणों का ट्रांसफर किसके द्वारा होता है। ऑप्शन दिया हुआ है इंसेक्ट और विंड, वाटर करंट्स ओनली, विंड एंड वाटर, इंसेक्ट एंड वाटर। तो बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन ये भी यहाँ पर है। अगर आपको इसका ऑप्शन क्लियरली मालूम है तभी आप जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो यहाँ पर आपके गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आप सोचेंगे कि ये वाटर के प्लांट हैं तो वाटर तो आंसर में होगा ही, तो वाटर में आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप क्या सोचेंगे, भाई 1 नंबर तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें वाटर नहीं है, क्योंकि प्लांट तो वाटर वाले हैं और उसका आंसर 1 ही है, आप देख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन डिजाइन ही किए जाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। इसमें आप देखिए वाटर लिली हैज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्टेमेन टू फेवर एनिमोफिली। अब एनिमोफिली को फेवर करने के लिए ही जो है वो वाटर लिली उस प्रकार से अपना जो है प्रोसेस करता है। और एनिमोफिली किसको बोलते हैं, एनिमोफिली हम विंड पॉलिनेशन, हवा के उपयोग से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनिमोफिली। अब दूसरा वाटर हैसिंथ की, जलकुंभी की बात करते हैं। इसमें एंटेमोफिली, एंटेमोफिली किसको बोलते हैं, एंटेमो मतलब इंसेक्ट होता है, मतलब जब पराग कणों का स्थानांतरण इंसेक्ट्स के द्वारा, कीटों के द्वारा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्ट। तो या तो वो इंसेक्ट, वाटर हैसिंथ का संबंध इंसेक्ट से है और वाटर लिली का संबंध किससे है, विंड से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंसेक्ट और विंड। तो ये आप देखिए कि इसमें मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता और इसमें तुक्का लगाने की कोशिश करते, तो ये तीनों ऑप्शन नीचे के गलत होते हैं और उसमें वाटर दिया हुआ है, प्लांट भी वाटर वाला है। तो ऐसे करके जो है ये ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि वो सही हो गया या फिर पीएससी ने गलत आंसर ले लिया। हाँ ठीक है, वो लेता है कई बार, लेकिन हम बोल सकते हैं कि हमारी भी कई बार गलती हो सकती है, हड़बड़ी में हम गड़बड़ी कर सकते हैं। नाउ नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। बेसिकली ये क्वेश्चन है, एक प्रकार से हम बोले जेनेटिक जो इंजीनियरिंग होता है, मतलब एक प्रकार से सेंट्रल डोगमा बायोलॉजी के, कोर बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है, जिसमें हम बेसिकली डीएनए और आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन और उसके बेसिकली कॉपी होने के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ के बारे में पूछा गया है कि जो डीएनए का हेलिक्स होता है, डीएनए इस प्रकार से आप देखते हैं, तो इस डीएनए के हेलिक्स को ओपन खोलना है, इसको खोलने के लिए कौन सा एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए लाइगेज, डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ये तीनों ऑप्शन जो है गलत होंगे। इसको खोलने का काम कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज करता है। तो वो क्या करते हैं, इसको भी देख लीजिए। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज complex help in unwinding of DNA helix that is going to be transcribed। तो यहां पर लिख दिया हुआ है ऑलरेडी, डीएनए हेलिकेज क्या करता है, ये डीएनए को देखो, डीएनए हेलिकेज भी उसको अनवाइंड खोलने में मदद करता है, लेकिन किस प्रोसेस में वो करता है, डीएनए रिप्लिकेशन में। जब डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, कॉपी होता है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से देखिए, अलग अलग प्रोसेस में क्वेश्चन में फंस सकते हैं आप। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान पूछा है, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए को खोलने का काम आरएनए पॉलीमरेज करता है, न कि डीएनए हेलिकेज। तो यहां पर आपको यहां पर ध्यान रखना है कि डीएनए हेलिकेज जो है वो डीएनए रिप्लिकेशन के टाइम पे वो काम करता है, न कि। तो यहां पर आपने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो है कौन काम करेगा, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन डीएनए को खोलने का काम आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम करता है। और डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने का काम करता है डीएनए रिप्लिकेशन के टाइम पे। और डीएनए लाइगेज जो है ये बेसिकली ज्वाइन करने का काम करता है डीएनए के स्ट्रैंड को, उनको ऐड करने का बेसिकली क्या करता है, काम करता है। तो ये तो हो गया आपके डीएनए के बारे में कुछ डीप में जो क्वेश्चंस थे, उस जहां से क्वेश्चन आप पूछने के आसार होते हैं उसको हमने यहां पर देखा। नाउ अब हम बात करते हैं मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर पूछा है प्लेसेंटा का संबंध इससे किससे है, जोना पेलुसिडा का संबंध इनमें से किससे है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स और लेडिक सेल। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो वहां पर एक लेडिक सेल का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। तो लेडिक जो सेल है उसका सीधा क्वेश्चन हार्मोन को बनाने से है, और मेल हार्मोन को हम एंड्रोजन्स बोलते हैं, जिसमें मेनली उसका नाम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। तो लेडिक सेल का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डी का जो है 1 किसमें है, तो 2 इसमें और इसमें है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए ऑलरेडी। देखिए एक से हम जो है 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिए। अब इसके बाद में बात करते हैं प्लेसेंटा, जोना पेलुसिडा और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड।
तो अगर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी अच्छे से पता है तो आपको ये पता होगा कि सी जो है वो बेसिकली उसमें एक क्या निकलता है, एक प्रकार का जो है चपचपा द्रव निकलता है, लिक्विड निकलता है, जो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस के लिए बेसिकली क्या आता है, काम आता है। तो सी का जो है क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो इसमें सी का भी फोर्थ दिया ही हुआ है, तो सी का तो फोर्थ आप ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ पर बिना दिमाग लगाए भी यहाँ पर सी का फोर्थ ही होगा कि दोनों में दिया हुआ है, मतलब आपको ए और बी में चूज करना है। तो प्लेसेंटा और जोना पेलुसिडा ये दोनों पार्ट है किसका, बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। प्लेसेंटा जो होता है उसका सीधा संबंध किससे होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जिसको हम एससीजी हार्मोन बोलते हैं। प्लेसेंटा जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स क्या करता है, रिलीज करता है। उनमें से एक हार्मोन आपका क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स। और जोना पेलुसिडा जो ओवा होता है उसकी अपर लेयर जो होती है, जहां से स्पर्म इसको पेनिट्रेट करेगा और जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, तो उसकी अपर लेयर को वो पेनिट्रेट करता है, तोड़ता है, और उसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा बोलते हैं, जिसका संबंध किससे है, लेयर ऑफ ओव्यूम से है। तो आप देख सकते हैं बी नंबर का थर्ड ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ हो जाएगा। ये सारे यहाँ पर आप संबंध देख सकते हैं, इसका संबंध इससे है, जोना पेलुसिडा का संबंध उसके बेसिकली जो ओवरी है उसके अपर लेयर से है, बल्बोथेरल ग्लैंड का जो संबंध है वो लुब्रिकेशन के लिए है, लेडिक सेल का संबंध जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए है, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसका क्वेश्चन जो है देखा ऑलरेडी था। नाउ आगे हम बढ़ते हैं, सम डिवाइडिंग सेल एग्जिस्ट द सेल साइकिल and enter vegetative inactive state. This is called quiescent stage G0. This process occurs at the end of, मतलब यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा है फिर से सेल साइकिल से, और ये पूछा है कि G0 स्टेज में जो है, G0 स्टेज क्या पूछा यहां पर कि जो ये स्टेज है G0 वो जो है किसके बाद जो है, इनमें से कौन से फेज के बाद G0 स्टेज में एंटर करता है सेल, जो कि इनएक्टिव स्टेट होता है। मतलब अगर कोशिका को आगे विभाजित नहीं होना है तो वो एक ऐसे लॉक्ड फेज में एंटर कर जाता है, रेस्ट फेज में एंटर कर जाता है, जहां पर उसका डिवीजन जो है बंद हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, G0 स्टेज बोलते हैं। तो वो G0 स्टेज जो है वो किस फेज के बाद आता है, क्या G1, M फेज, S फेज, G2 फेज, किस फेज के बाद, तो उसका आंसर होगा आपका M फेज के बाद। तो M फेज यहां पर देख सकते हैं आप, सम डिवाइडिंग सेल्स एट द एंड ऑफ मिटोटिक फेज एग्जिस्ट the cell cycle and enter into a vegetative inactive stage also called a quiescent phase, जिसको हम बेसिकली एक रेस्ट फेज का भी नाम जो है उसको देते हैं। यहाँ पर सेल विभाजन होना बंद हो जाता है इस प्रोसेस के बाद में, जब कोई भी सेल इस फेज में जो है लॉक हो जाती है। ठीक है, तो ये भी सेल साइकिल का देखो एक जो है क्वेश्चन है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सीधे तौर पर ग्लैंड और उस ग्लैंड से क्या डिसीज हो सकता है, उसके हार्मोन जो रिलीज होगा किसी ग्रंथि से, ग्लैंड से, तो उसके ज़्यादा फ्लो होने से, कम फ्लो होने से उसके हार्मोन के कोई उससे बीमारी जो है, उससे रोग हो सकता है, उससे यहाँ पर पूछा गया है। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेंक्रियास, अर्थात आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और आपके अग्नाशय। ये चारों के चारों क्या हैं, बेसिकली आपके जो है ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि पेंक्रियास तो मिक्स्ड ग्लैंड की कैटेगरी में भी आता है। किससे किसका संबंध है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो संबंध है अगर हम उसको देखें तो इसका संबंध जो है डायबिटीज इंसिपिडस से है। इसके बाद में अगर पेनक्रियास की देखें तो इसका भी संबंध डायबिटीज से है, डायबिटीज मिलिटस से है। बाकी 2 ऑप्शन बच गए, तो देखते हैं क्या इसमें से हम आंसर निकाल सकते हैं। ए का थर्ड 2 ऑप्शन में दिया है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ ऐसे निकल गया। ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, सॉल्व करते हैं हम टाइम बचाने के लिए, पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती कई बार क्वेश्चन को। ठीक है, थायराइड ग्लैंड और डी का ऑप्शन देख लेते हैं। डी में या तो चौथा होगा या तो दूसरा होगा, तो देख लीजिए चौथा और दूसरा में तो दूसरा वाला, मतलब तीसरा आंसर हमने निकाल लिया। हमको 1-2 पता भी नहीं है तो भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर देख लेते हैं, आप देख लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड का संबंध डायबिटीज इंसिपिडस से है, थायराइड ग्लैंड का संबंध जो है ग्रेव डिसीज से होता है, एड्रिनल ग्लैंड का संबंध एडिसन डिसीज से होता है, और पेनक्रियास का संबंध डायबिटीज मिलिटस से होता है। याद रखना, डायबिटीज मिलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस ये दोनों मधुमेह की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, लेकिन दोनों में अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, तो यहां पर डायबिटीज इंसिपिडस की बात करते हैं ना, तो डायबिटीज इंसिपिडस में एक इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन, जो कि बेसिकली किससे वो एक्टिवेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो है बेसिकली उसके हाइपोथैलेमस रीजन जो है वो जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उनको कंट्रोल करता है, और उसके जरिए जो है वैसोप्रेसिन नाम का हार्मोन जो है रिलीज होगा। और अगर ये हार्मोन का ऊपर नीचे हुआ
तो उस इंसान में यूरिनेशन की प्रॉब्लम, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार उसको यूरिन की प्रॉब्लम जो है होने लगती है, तो वे एक इसको हम इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। जबकि डायबिटीज जो मेलिटस होता है ये तो बेसिकली आपके पेनक्रियाटिक जो हार्मोन होता है उसके फ्लक्चुएशन के कारण से यहाँ पर जो है ये बेसिकली प्रॉब्लम अराइज होती है। तो डायबिटीज दो टाइप के होते हैं, वो दोनों डायबिटीज का कारण अलग अलग है, ये आपको मालूम जरूर होना चाहिए। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है अगर वो बहुत ज्यादा मात्रा में ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो ग्रेव डिसीज हो जाता है। एड्रेनल ग्लैंड जो है एडिशंस डिसीज का कारण बनता है। तो यहाँ पर आप इसको जो है यहाँ पर समझ सकते हैं। नाउ आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल। किसी भी जंतु में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो कौन सा है? हीमोग्लोबिन, कोलेजन, लेक्टिन और आपका इंसुलिन। तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन मतलब आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, प्रोटीन पिगमेंट है। इसको भी आपको याद रखना है कि वो एक प्रकार का प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और उससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है एक कंपाउंड जो है वो क्या करता है, तैयार करता है, ठीक है। और एक जो है यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है आप देख सकते हैं ये आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स। आपका ब्लड जो है लाल क्यों है? हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट के कारण से है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, ठीक है। चलो, और इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। तो मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दी है। तो आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में यहाँ पर जो है आपको दिया गया है, तो आप इसको रोक कर आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल। नाउ आगे हम बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय। ये टॉपिक ना सीधा दिया हुआ है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सीधा आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो वहीं से एक क्वेश्चन उठा दिया गया कि किसके द्वारा इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया था। तो थॉमस हंट मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने, उनका आधा नाम दिया हुआ है, थॉमस हंट मॉर्गन उनका नाम है। उन्होंने बेसिकली इसको क्या किया था, वेरीफाई किया था। मेंडल तो फादर ऑफ जेनेटिक्स है। सटन और बावेरी का भी संबंध जेनेटिक्स के स्टडीज से है, लेकिन इससे उनका संबंध जो है नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन basically of the chromosomal theory of inheritance was done by Thomas Hunt Morgan and his colleague। तो यहाँ पर आप उसका आंसर देख सकते हैं। वो उन्होंने जो है बेसिकली ड्रोसोफिला के जो कि बेसिकली एक फ्रूट फ्लाई होता है उसमें उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस कराया और उसमें उन चीज़ों की जो है क्या की थी, उन्होंने स्टडी की थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि उन्होंने स्टडी किस में की थी। डायरेक्टली आपको ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय साइकस, नॉस्टोक, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और चेरा या कैरा, जो पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं उसको। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से बोला है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं बन रहा है। तो आपने, अगर आप फोटोसिंथेसिस पढ़ें तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं और उसी प्रोसेस में हमको ऑक्सीजन भी वहीं से प्राप्त होता है। लेकिन ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं बन रहा है, और ऐसा कौन सा प्लांट करता है ये आपको पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जनरली जो है यहाँ पर ऐसे घुमाने का जो है प्रयास करता है। इसमें जो इसका आंसर होगा वो होगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो कैसे हमको ये पता चलेगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये समझना पड़ेगा कि फोटोसिंथेसिस में दो स्टेज होते हैं, एक तो होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देखिए, splitting of water take place in PS2 which is absent in sulfur bacteria and hence splitting of water is also absent। मतलब आपका लाइट रिएक्शन है तो लाइट रिएक्शन में तो कार्बन फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, उससे एनर्जी बनेगी। लेकिन दूसरे वाली स्टेज में जिसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं वहां पर वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है और O2 वहां से बनता है, जो कि एब्सेंट होता है किसमें? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। तो इसका जो है आंसर थर्ड ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा। मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस तो होता है लेकिन सेकंड उसका स्टेज नहीं होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। नाउ डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट का ही ये क्वेश्चन है। प्लांट से सीधा तौर पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया में क्या होता है। फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट्स विथ 1 एग, एक ओवा से 2 मेल जर्म सेल्स का संलयन, या 1 मेल गैमेट का 2 पोलर जो है ध्रुवीय न्यूक्लियस से संबंध मतलब संलयन। फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट्स ऑफ ए पोलन ट्यूब विथ 2 डिफरेंट एग्स, या सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा प्लांट के फर्टिलाइजेशन के बारे में कि कैसे उसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो अगर हम देखें तो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस में क्या होता है, 2 पोलन ग्रेन होते हैं,
एक पॉलन ग्रेन जो उसके मेन एग होता है उससे वो क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, जिस प्रक्रिया को हम सिंगैमी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और दूसरा जो क्या होगा कि दो पोलर न्यूक्लियाई होती है, उसमें एक जाकर जो है क्या करता है, एंटर करता है। तो यहां पर आपको फ्यूजन ऑफ टू मेल गेमेट्स ऑफ ए पोलन ट्यूब विथ टू डिफरेंट एग ऑप्शन दिया हुआ है। कई लोग हो सकता है थोड़ा बहुत अगर पढ़े हो और अच्छे से नहीं पढ़े हो तो तीसरा ऑप्शन लगा के आ जाए, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहां आपको याद रखना है टू डिफरेंट एग नहीं होगा, वन एग होगा और दूसरा क्या होगा, पोलर न्यूक्लियाई। इसलिए ये टू डिफरेंट एग जो लिख दिया है ना, ये तीसरे ऑप्शन को क्या करता है, गलत बना देता है। तो पॉइंट्स में देख लो आप, छोटे छोटे जो हैं आपके वर्ड्स जो हैं स्टेटमेंट को गलत बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। यहां पर आप देख सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस यूनिक टू एंजियोस्पर्म, जो आपके बीज पत्री पौधे होते हैं, बीज वाले पौधे होते हैं, उनकी बात कर रहा है। आफ्टर द रिलीज ऑफ टू मेल गैमेट्स बाय द पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रायो सैक, one male gamete which is near the egg fuses with the egg nucleus। एक जो है एग न्यूक्लियस के साथ में करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगैमी बोलते हैं। नाउ दूसरा, और उसी से क्या बनेगा, उसी से जाइगोट बनेगा। लेकिन जो दूसरा वाला जाएगा वो दूसरा वाला आपका ट्रिपल फ्यूजन होगा। क्यों ट्रिपल फ्यूजन होगा, क्योंकि वहां पर दो पोलर न्यूक्लियाई होंगे और एक जो है आपका ये जाएगा और ये तीन हो जाएंगे। तो इसको हमने क्या बोला, ट्रिपल फ्यूजन, तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। तो सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ आगे हम बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली, यहां पर कुछ वर्ड मिसिंग हो गया है यहां पर, अच्छा ये ठीक, फॉलोइंग फ्लावर्स, यहां पर फ्लावरिंग होना चाहिए था, ठीक है, मतलब यहां पर कि यहां पूछना चाहिए चाह रहा है कि किस प्लांट में एक पूरी उसकी लाइफ टाइम में, पूरे उसके जीवन काल में एक ही बार पुष्प जो है होता है, मतलब फ्लावरिंग, पुष्पन एक ही बार होता है, मतलब एक ही बार उसमें जो है पुष्प आएगा, फ्लावर आएगा। तो वो कौन सा है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था मोनोकार्पिक प्लांट के बारे में, तो वहीं से एक क्वेश्चन ऐसा भी डिजाइन हो सकता है। तो अगर आपको उस वीडियो को आपने देखा है तो सीधे तौर पे आप क्या करेंगे, बैम्बो स्पीसीज, बांस जो होता है उसमें केवल एक बार ही फूल आता है, ठीक है। चलो इसमें आप देख सकते हैं बैम्बो स्पीसीज आर मोनोकार्पिक, ठीक है, फ्लावर जनरली अकर्स ओनली इन वन फेज, ठीक है, उसकी लाइफ टाइम में क्या होगा, एक ही बार में होगा। अब बाकी ऑप्शन जो है अगर हम देखें तो जैक फ्रूट, पपाया और मैंगो जो ऑप्शन थे वो पॉलीकार्पिक है, मतलब उनके लाइफ टाइम में वो कई बार फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हर सीजन में करेंगे, हर सीजन में उसका फ्रूट पैदा हो रहा है तो मतलब हर सीजन में उसकी फ्लावरिंग होगी। लेकिन बैम्बो अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार करता है, चाहे वो 50 साल जिए चाहे वो 100 साल जिए, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जो गोल्गी काय है उससे क्वेश्चन है, ये किसमें पार्टिसिपेट करता है, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में श्वसन, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स, फैटी एंड एसिड ब्रेकडाउन, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है। देखो इसमें तो सिंपल सी बात है, आपको अगर गोल्गी कॉम्प्लेक्स मालूम है तो आप इसका आंसर जो है आसानी से लगा पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं मालूम है तो फिर तुक्का ही लगाना पड़ेगा, उसमें जो है आपके गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स इसका जो है आंसर होगा। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इसमें मैंने बहुत सारे और भी उसके फंक्शंस यहाँ पर ऑलरेडी दिए हुए हैं जो आपको इसको जो है समझने में हेल्प करेगा। तो इसका आंसर क्या है, ये टेक जो है पार्टिसिपेट करता है फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स में, ठीक है। बाकी चीजें आप यहाँ पर इनको पढ़ सकते हैं। नाउ आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इनमें से कौन सा पदार्थ जो है या प्रोडक्ट उत्पाद जो है वो प्रकाश अभिक्रिया में, दो रिएक्शन बताया था मैंने, दो स्टेप में होता है प्रकाश संश्लेषण, एक तो स्टेज 1 जिसको हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं और एक स्टेज 2 जिसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो स्टेज 1 जो है लाइट रिएक्शन में, इनमें से कौन सा उत्पाद, क्या बोला है, नहीं बोला है, याद रखना है, नहीं, और नोट में तो बिल्कुल फोकस करना ही है आपको, ठीक है। तो नहीं करता है, तो NADPH बिल्कुल करता है, ATP तो होता ही है, ऑक्सीजन भी होता है, NADH जो है ये नहीं होता है, मतलब ये सब जो है प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस में तो होगा, लेकिन यहां पर आपको एग्जैक्ट ऑप्शन पूछा है। देखो फोटोसिंथेसिस में NADPH, ATP और ऑक्सीजन तीनों का फॉर्मेशन तो होता है, ठीक है, और NADH आपको फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में नहीं मिलता। अब आप बोलेंगे कि ऑक्सीजन का जो रिलीज होना है वो तो स्टेज 2 में होता है, लेकिन उसका संबंध फोटोसिंथेसिस से है कि नहीं है। अब इसमें आपको यह भी जानना होता है कि कई बार आपके एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं,
लेकिन उसमें आपको सबसे एक्यूरेट आंसर क्या होगा ये चूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर NADH फोटोसिंथेसिस में बनता ही नहीं है, वो रिस्पिरेशन के प्रोसेस में बनता है। यहां पर आप डिटेल में देख सकते हैं, लाइट रिएक्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस वेयर सोलर एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सोलर एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर ओकर्स। इट रिलीजेस हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन, यहां ये भी बोल रहा है हाइड्रोजन आयन देन कंपाउंड्स विथ NADP प्लस, ये पूरा प्रोसेस एंड फॉर्म्स NADPH, मतलब ये बन रहा है, ऑक्सीजन भी बन रहा है। इसके बाद में द लाइट रिएक्शन ऑल्सो प्रोड्यूसेस ATP बाय द केमियोस, बेसिकली क्या लिखा हुआ है, केमियोस्मोसिस इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो पूरा प्रोसेस के बारे में यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है, लेकिन NADH की बात करें, ठीक है, तो ये प्रोड्यूस होता है कहाँ पर, रेस्पिरेटरी साइकिल में, श्वसन वाले जो साइकिल होते हैं, चक्र होते हैं, उनमें ये प्रोड्यूस होता है। तो इसका संबंध तो फोटोसिंथेसिस से है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है NADH इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा फोटोसिंथेसिस जैसे टॉपिक को, रेस्पिरेशन जैसे टॉपिक को। नाउ लास्ट क्वेश्चन आज के इसमें हम आते हैं, स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय, मतलब स्टोमेटा का जो मूवमेंट है उनमें से इन ऑप्शन में से किससे प्रभावित नहीं होता है, ये दिया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें आपका O2 कंसंट्रेशन, लाइट, टेम्परेचर और CO2 कंसंट्रेशन। तो इसमें जो है लाइट का प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है और CO2 का भी प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो है O2 का कंसंट्रेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, O2 कंसंट्रेशन। यहां पर इसके डिटेल को आप जो है यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो है ये वीडियो समाप्त होता है, जिसमें हमने थोड़े से टफ क्वेश्चन, पहले पार्ट से थोड़े से टफ क्वेश्चन, क्योंकि ACF के पेपर में थोड़े टफ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं बायोलॉजी के सेक्शन से खासकर, तो वो यहाँ पर आपका जो है कवर हो रहा है। तो इस लेवल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी अगर आपको ACF में सिलेक्शन लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हम दूसरे सब्जेक्ट के पार्ट 2 के साथ में। तो अभी तक के लिए जो है इतना ही आपके लिए जो है क्वेश्चंस थे। चलिए, थैंक यू।